हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गंगा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम दोस्तों क्रिया से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को जो है कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास में। इस क्लास को आप जो है शुरू से एंड तक देखें। तो दोस्तों चलिए हम जो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और जो क्रिया बाद में होती है वो आपकी जो है समापिका क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? समापिका क्रिया। जैसा कि इसमें कहा है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, जो दूसरी क्रिया होती है तो उसको तो कहते हैं हम समापिका क्रिया, और पहली वाली क्रिया को क्या कहेंगे हम? पूर्वकालिक क्रिया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे पूछा है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे हम अपूर्ण वर्तमान। क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। जैसे हम कह सकते हैं, राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है। क्या कहेंगे? राम स्कूल जा रहा है। तो अभी राम स्कूल जा ही रहा है, क्रिया जो है पूरी नहीं हुई है। क्या नहीं है? क्रिया आपकी जो है पूर्ण नहीं हुई है। तो ये क्या है? आपका अपूर्ण वर्तमान का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। आपको बता दें, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, जैसा कि आपसे नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक मतलब आगे क्या आ रहा है? आ आता है अनुपस्थित के लिए। मतलब जहां आपका कर्म, कर्मक मतलब जहां आपका कर्म क्या हो? अनुपस्थित हो। कर्म आपका क्या हो? अनुपस्थित हो। मतलब क्रिया के साथ आपका कर्म अनुपस्थित हो, यानी कि कर्म नहीं हो। और क्रिया का फल जो है, यानी कि प्रभाव सीधे किस पर पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो। वह जो आपके अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। जैसे मोहन सोता है, तो सोना क्रिया के साथ यहाँ पर कर्म क्या है? अनुपस्थित, यानी कि कर्म का जिक्र नहीं है। तो सोना क्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? मोहन पर। जैसे मोहन सोता है तो कौन सोता है? मोहन। तो यहाँ पर सोना क्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा मोहन पर पड़ेगा। इसी प्रकार से राम खेलता है तो खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर। सीता गाती है तो गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीता पर। तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है वो आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। इसमें पूछा है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राम क्रिकेट खेलता है। दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो आप बहुत आसान तरीके से पहचान सकते हैं। आप क्या करेंगे? क्रिया से पहले क्या और किसको, क्या और किसको कहने पर अगर आपको जवाब मिल जाए तो आपकी सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, और क्या और किसको कहने पर जवाब ना मिले तो वो आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। जैसे हमने यहाँ देखा, राम क्या खेलता है, तो आप देखेंगे आपको जवाब मिलेगा क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आपसे पूछा था
अकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यही नहीं है, राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो आपको बता दें, अकर्मक क्रिया में जो है हमारा प्रभाव पड़ता है कर्ता पर। किस पर पड़ता है? कर्ता पर, क्योंकि अकर्मक क्रिया में आपका कर्म जो होता है वो क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित रहता है, तो अकर्मक क्रिया में जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ता है। जैसे राम हंसता है, तो हंसने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? राम पर, जो कि क्या है? राम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा है आपसे, सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो आप देखेंगे ऑप्शन में, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सकर्मक क्रिया। कैसे पहचानेंगे? आप क्या करेंगे, क्रिया से पहले क्या और किसको, क्या और किसको लगाएंगे, और लगाने पर अगर आपको जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगी, जवाब नहीं मिले तो आपकी अकर्मक क्रिया। तो आप कहेंगे सीता क्या गा रही है? सीता क्या गा रही है? तो आपको जवाब मिलेगा सर गाना गा रही है। क्या गा रही है? गाना। जब जवाब मिल गया तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको जो है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, उस पहली क्रिया को हम जो है पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। और जो क्रिया हो रही है वो आपकी कहलाएगी क्या? समापिका। क्या कहलाएगी? समापिका क्रिया कहलाएगी। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, उपरोक्त सभी। क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार भी होता है, वाच्य पुरुष भी होता है, वचन काल का भी जिक्र होता है, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध उसे कारक कहते हैं तो कारक का भी जिक्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। चोर उठ भागा। चोर उठ भागा यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो आप देखेंगे चोर उठ भागा, तो ये आपका जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। किसका? संयुक्त क्रिया का। ए ऑप्शन क्या होगा इसका आपका? करेक्ट हो जाएगा। जहाँ दो क्रियाएं एक साथ हो तो वो आपका जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण होता है। जैसे उठ भागा, तो एक क्रिया होगी आपकी उठना और एक क्रिया होगी भागना, तो दो क्रिया एक साथ हुई हैं तो ये आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा। जैसे रोना धोना, ठीक है, खा लेना, ठीक है, उठ बैठना, ये सब क्या है आपकी संयुक्त क्रिया के उदाहरण होंगे। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, इसमें पूछा है टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? तो आपको बता दें टहलना जो है आपका ये एक तरीके से क्रियार्थक संज्ञा है। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। यहाँ पर जो टहलना है, टहलना शब्द ये आपका संज्ञा के रूप में भी आया है। किसके रूप में आया है? संज्ञा के रूप में भी आया है। और टहलना आप जानते हैं एक क्रिया भी है। तो हमने आपको बताया है जब कोई शब्द संज्ञा और क्रिया के रूप में प्रयोग होगा तो वो जो है आपका क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण होगा। जैसे सोना बहुत महंगा है। सोना बहुत महंगा है, तो सोना यहाँ पर जो है आपका संज्ञा के रूप में आया है और यहाँ सोना मना है, तो अब सोना जो है आपका किसके रूप में आया? क्रिया के रूप में। तो ऐसे शब्द जो आपके क्या होंगे? क्रियार्थक संज्ञा के उदाहरण होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? आपको बताना है सकर्मक क्रिया। तो आप क्या करेंगे? वही ट्रिक अपनाएंगे, क्या और किसको।
क्या और किसको, और क्या करेंगे, क्रिया से पहले लगाएंगे। क्रिया से पहले जवाब मिल गया तो सकर्मक क्रिया, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। जैसे बालिका क्या लिख रही है, बालिका क्या लिख रही है, तो आप कहेंगे सर निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है, निबंध। आपको जवाब मिल गया तो यही जो है आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। क्या होगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। बी ऑप्शन जो है आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। बाकी बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो हंसना क्रिया का प्रभाव जो है बालक पर पड़ेगा, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मंदाकिनी सोती है, सोने का प्रभाव मंदाकिनी पर पड़ेगा, यह आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ने का प्रभाव जो है किस पर पड़ेगा, पक्षी पर। और आकाश जो है आपका आधार है, आकाश क्या है, आधार। यहाँ पर आकाश जो आपका कर्म नहीं है, आधार है। तो जिस क्रिया में आपका कर्म अनुपस्थित रहता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिसमें आपका कर्म होता है उपस्थित वो आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें आपसे पूछा है इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है। सजातीय क्रिया, तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा सजातीय क्रिया, वह अनेक बोलियां बोलता है, बोलियां बोलता है। तो ये आपका जो है इसमें सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो आपको बता दें इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, जहां आपको वाक्य में कर या फिर करके, कर या करके देखने को मिले तो 90% यहाँ पर जो आपकी जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया होगी, तो वो होगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे अब पढ़कर क्या होगा, तो कर शब्द आया इसमें पढ़कर। और दूसरी भाषा में कहें जहाँ कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक, और दूसरी आपकी समापिका क्रिया। अब पढ़कर, तो एक क्रिया होगी पढ़कर, और दूसरी क्रिया है क्या, होगा, दूसरी क्रिया है होगा। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो इसमें जब भी वाक्य में आपको कर और करके देखने को मिले तो वहाँ जो आपकी पहली क्रिया कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इसमें आपसे पूछा है जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है, जो क्रिया आपकी संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं, नाम धातु। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा है मनोहर सो रहा है, मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है। तो आप देखेंगे मनोहर सो रहा है, तो सोना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो आप कहेंगे सर कर्ता पर पड़ रहा है, यानी कि मनोहर पर। तो यहाँ पर क्या है, कर्म अनुपस्थित है। तो जिस क्रिया में कर्म अनुपस्थित होता है और आपको क्या और किसको कहने पर जवाब ना मिले तो वो आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। जैसे मनोहर क्या सो रहा है, किसको सो रहा है, कोई जवाब मिलेगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो जब जवाब नहीं मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा उदाहरण किसका, अकर्मक क्रिया का। जवाब मिलेगा तो आपकी सकर्मक क्रिया, जवाब नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के ये बेस्ट तरीका है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आप जानते हैं क्या कहेंगे उसे, पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आया कर। क्या आया, कर। जहाँ आपको कर और करके देखने को मिले, कर और करके, तो आपको ध्यान रखना वहाँ कौन सी क्रिया होगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है, जहाँ आपको कर और करके देखने को मिल जाए
तुरंत आप क्या लगाएंगे, पूर्व कालिक क्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो आपको बता दें इसमें कौन सी क्रिया होगी, तो इसमें आपकी होगी द्विकर्मक क्रिया। कौन सी होगी, द्विकर्मक। बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अब आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको बता दें जहाँ कोई क्रिया दो कर्ताओं के बीच, कितने, 2 कर्ताओं के बीच संपन्न हो, वहाँ आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो दीपा एक कर्ता हो गया आपका, दीपा एक हो गई गाय, तो दीपा ने गाय को, तो दीपा और गाय के बीच आपकी क्रिया संपन्न हुई है। तो जहाँ क्रिया 2 कर्ताओं के बीच संपन्न हो वहाँ आपकी द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। बी ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया कैसे पहचानेंगे, आपको ध्यान रखना है इसमें एक होता है प्रेरक कर्ता। क्या होता है, एक होता है आपका प्रेरक कर्ता और एक होता है आपका प्रेरित। जो प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं ना कर दूसरे से काम करवाए, तो वो जो आपका प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे इसमें दिलाना, क्या, दिलाना, तो प्रेरणार्थक क्रिया में आपको बता दें ये बनती कैसे है, ये आपका आना और बाना प्रत्यय से बनती है। किससे, आना बाना प्रत्यय लगाने से आपकी जो है प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। तो आप देखेंगे दिलाना, तो लास्ट में किसकी आवाज आएगी, आना की। तो ये जो आपका दिलाना प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। बाकी उठना, उठने के लिए आपको कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर जो है आपका ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उड़ना, चलना, ये सब किसके उदाहरण है, अकर्मक क्रिया के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। राम सो रहा है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो आप देखेंगे सो रहा है, सोना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम पर, यानी कि कर्ता पर। तो आप जानते हैं जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है वहाँ आपकी कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी, अकर्मक। तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं क्या और किसको प्रश्न करने पर, जैसे राम क्या सो रहा है, किसको सो रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें हमें जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्रिया के मूल रूप को हम जो है धातु कहते हैं, और ये आपकी संस्कृत की क्रिया है। हिंदी में हम इसे जो है क्रिया कहते हैं, और आप जानते हैं अंग्रेजी में हम क्रिया को वर्ब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धातु। अगला प्रश्न है 2 प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। 2 प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ 2 प्राणी 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाएगी, तो वहाँ जो है आपकी क्रिया उत्तरावस्था में होगी। किसमें, उत्तरावस्था में। आपको ध्यान रखना है 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है हमारी मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। जहाँ 2 से अधिक प्राणी वस्तु की बात की जाएगी और उसमें किसी एक को उत्तम बताया जाएगा, वहाँ होती है आपकी उत्तमावस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हत्याना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो आप देख के ही बता सकते हैं सर इसमें तो नाम धातु क्रिया होगी। क्या होगी, नाम धातु। और आप जानते हैं नाम धातु क्रिया जो है हमारी किससे बनती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। जैसे हत्याना में ये जो हत्याना क्रिया है किससे बनी है, हाथ से, मतलब हाथ क्या है इसमें संज्ञा है। चिकनाना, तो चिकना क्या है इसमें, चिकना इसमें आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण। तो चिकना से बनी है चिकनाना और हाथ से हत्याना। तो आपको ध्यान रखना है नाम धातु क्रिया आपकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से
बनती है, उसे हम जो है नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। इस बार आपको बताना है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संयुक्त क्रिया आप जानते हैं जहाँ दो क्रिया एक साथ आती हैं, जैसे उठ बैठना, पी लेना, खा लेना, ये सब क्या है आपके संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। तो आपने अभी पढ़ा था, ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते हैं, नाम बोधक क्रिया, ये आपका जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। नाम बोधक क्रिया जो आपकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है, बाकी संयुक्त क्रिया आपकी अवकाश बोधक भी होती है, निश्चय बोधक भी होती है, नित्यता बोधक भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, इसमें पूछा है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो आपको ध्यान रखना है क्रियार्थक संज्ञा सदा जो है एक वचन पुल्लिंग में रहती है। किस में रहती है? एक वचन पुल्लिंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया छांटिए। तो आप जानते हैं सकर्मक क्रिया के लिए जो है कर्म की जरूरत पड़ती है। किसकी? कर्म, यानी कि सकर्मक क्रिया में आपका कर्म उपस्थित रहता है। तो आप देखेंगे लिखना, तो लिखने के लिए आपको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, पेन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि हम आपको इस पेन से पढ़ा रहे हैं। पेन की ज़रूरत पड़ सकती है, कॉपी की, मतलब किसी ना किसी कर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ कर्म उपस्थित रहता है तो वो आपका जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। बाकी चलने के लिए आपको चलना क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ेगा, मुस्कुराना इसका भी कर्ता पर पड़ेगा, सोना क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। तो ये आपके सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। आपको बताना है प्रेरणार्थक क्रिया। और आप जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ होती है जहाँ एक प्रेरक कर्ता होता है और एक प्रेरित कर्ता। जहाँ कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवाए, किसी दूसरे को जो है प्रेरित करे, वहाँ आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और ये आपकी जो है आना और बाना, किससे? आना और बाना जोड़ने से बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जैसे जगाना, तो इसमें लास्ट में किसकी आवाज़ आएगी? जगाना। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी आपकी दोस्तों क्या? जगाना। तो कहने का मतलब जो आपको देखना है इसमें आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, एक तो आना और बाना, आना बाना लगाने से आपकी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो आप देखेंगे मीरा जोर से हंसी, तो यहाँ पर हंसना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो आप कहेंगे सर मीरा पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? मीरा पर। जहाँ क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता हो वो आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। किसका? अकर्मक क्रिया का, ये आपको ध्यान रखना है। या आप जो है इसमें ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मीरा क्या हंसी, मीरा किसको हंसी, तो आप कहेंगे सर जवाब नहीं मिल रहा है, तो अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, पढ़ रहा था, इनमें कौन सी क्रिया है? तो आप देखते ही बता सकते हैं सर इसमें तो आपकी संयुक्त क्रिया होगी। क्या होगी? संयुक्त क्रिया। एक क्रिया इसमें पढ़ना है और एक क्या? रहा था। तो जहाँ दो क्रिया एक साथ आती हैं वहाँ आपकी कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, वाक्य में क्रिया है। तो आप देखेंगे पढ़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो आप कहेंगे सर पुस्तकालय पर, यानी कि यहाँ पर आपका जो है कर्म क्या है? उपस्थित है। या ये कह सकते हैं बालक क्या पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका? ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा इसमें? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30,
जो कि आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न भी है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो देखें, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो आपको बता दें, जहाँ कर्ता खुद क्रिया को ना करके किसी दूसरे से करवाए तो वहाँ आपकी जो है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मतलब खुद नहीं लिखा, किसी दूसरे से लिखवाया। तो कहने का मतलब जहाँ कर्ता खुद कार्य ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करे या किसी दूसरे से करवाए तो वहाँ आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज की क्लास में हमने टॉप 30 प्रश्नों को कवर किया जो कि हमने क्रिया से लिए। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई है और आप हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।